जी जनाब, आवाज नहीं आ रही सफर भाई आपकी। सर आई एम मुझे कह आस्किंग। रहे हैं सफर को क्या? सफर सफर को पूछ रहा हूँ। सफर की सर आवाज नहीं आएगी, वो कह ओके रहा ओके, था आप सॉरी सॉरी। कंटिन्यू करें, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है आज। अच्छा, आई थॉट, अच्छा हाँ। तो सफर आप जरा चैट में लिख सकते हैं। हानि को भी नहीं आ रही ना आवाज, दोनों का मसला है। ओके, शायद चलिए ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट हूँ सर। जफर साहब, आपने अटेम्प्ट किया था प्री असेसमेंट? सर मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे 40 मार्क्स थे, मैंने आपको लास्ट कॉल से पहले बताया भी था। नहीं, उसको आपने री अटेम्प्ट करना था टू नहीं, इम्प्रूव। री अटेम्प्ट तो नहीं मैंने किया वो सर। कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। डू इट एज अच्छा, मेनी टाइम्स उसमें एज कुछ यू वांट। बहुत ज्यादा वो थे सर, जो टूल्स वगैरह थे उस पे तो मैंने तुक्का ही मारा था। कोई मसला नहीं तो है। वो तुक्के सारे गलत हो गए थे, बाकी जो जहां तक मुझे समझ थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो मार्क्स ठीक थे। ठीक है, वो तो सही है। बट द ओनली थिंग इज आई जी हाँ। वांटेड कि उस पेपर को आप बार बार अटेम्प्ट करें, और जिस हद तक ठीक है भी सर। बात समझ आती है उसको कैप्चर कर लें। आगे चल के वो चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अच्छा, ठीक हो अब गया सर। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब के बाद जो दो तीन लेक्चर्स हैं, उनमें हम फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। और अगर सिक्स एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले तीन चैप्टर हैं किताब के। अगर सेवन्थ एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले दो चैप्टर्स बनते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सिक्स एडिशन वाला जरा ज्यादा डिटेल्ड है, सेवन्थ एडिशन वाला थोड़ा स्केची है। बट एनीवेज, रेफरेंस हमारा वही है। और ये जो मेरे वीडियोस हैं, पहले दो वीडियोस जो बने हुए हैं, उनमें गालिबन ये कवर हो जाएगा। दो ढाई वीडियोस में ये कवर हो जाता है। उसके बाद फिर मॉड्यूल वन शुरू हो जाएगा। एनीवेज, तो अभी ये मैंने आपसे पूछना था कि आप लोगों ने इसको कितनी, कहां तक सुन पाए हैं? क्या पहला लेक्चर सब लोगों ने पूरा सुन लिया? जी जी, सर, जो, मैंने सुन लिया था सर। ओके, आपने पूरा सुन लिया, वेरी गुड। और हुमेरा, आपने? सर आप ये पीएमबी मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मॉड्यूल वन पे तो अभी नहीं जाना। मैंने अच्छा सर, आपको मैंने कहा वो जो सुना था। लेक्चर, जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं प्री वेबिनार के बाद 8 मार्च वाला, क्या वो आपने जी, वो सुना? मैंने एक सुन लिया है, पहला वाला सुन लिया पहला था। वाला सुन लिया, वेरी गुड वेरी गुड। जी। वहां उसमें कहां तक बात हुई है? उसमें पोर्टफोलियो प्रोग्राम्स एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट का वेरी गुड। की डेफिनेशंस थी। बिल्कुल, डेफिनेशन की हद तक बात गई है। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हो गई है। पर्पस ऑफ पीएमबीओ के क्या है, ये सब बातें। जी। प्रोडक्ट आउटकम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बातें हो गई हैं वहां पर। जी। जी जफर साहब, अ, कोई आपको शक तो नहीं है उस डिस्कशन के ऊपर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बात कीजिए। नहीं सर, मुझे तो उसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर प्रोजेक्ट के हवाले से ही था सर, जो शुरू के कुछ डिस्कशंस हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना कोई जो सवाल वगैरह होंगे वो आगे हैं सर, जो फिर हम प्रेडिक्टिव, हाइब्रिड और एडेप्टिव में जाते हैं, आउटकम, आउटपुट्स, आर्टिफैक्ट्स में जी जी जाते जी हैं, जी। आपने कहाँ वैल्यू तक पढ़ डिलीवरी लिया? कंपोनेंट। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पिछली क्लास के बाद नहीं पढ़ा, थर्सडे के बाद मुझे टाइम नहीं, मैं मैनेज कर सका। ओके। मैंने पहले ना आपके 2-3 लेक्चर सुन लिए थे सर, मेरे पास टाइम था पिछले से अच्छा, पिछले हफ्ते। ठीक है, वो तो आप सुन चुके हैं। जी। तो बिल्कुल ठीक है तो जी, वो हाँ जबरदस्त। जी। अच्छा, हानि और सफर, जरा चैट में लिख दीजिए कि आपने कहाँ तक सुना, कितने लेक्चर आप वीडियो सुन देख चुके हैं। जी, दोनों बताइएगा, क्योंकि आप दोनों की आवाज नहीं आ रही। हानि ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने कहा जी, कैन यू एक्सप्लेन कैन बैन बोर्ड फॉर वर्चुअल टीम? एक बात होगी।
फिर हानि कह रहे हैं जी आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय हेडफोन, तो वो बोल नहीं सकते, आप अपना हेडफोन चेंज कर लीजिए हानि अगली दफा से पहले। सफर कह रहे हैं जी आई डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट। सफर भाई आप ऐसा कीजिए कि ये टेस्ट जो था प्री असेसमेंट वाला, इसको बराए मेहरबानी आप कर लीजिएगा और अगली दफा मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया और कितने नंबर आए। और अगर अच्छे नंबर नहीं भी आते, घबराना नहीं है, आपने इसको री अटेम्प्ट कर लेना है। फिर हानि कह रहे हैं जी आई हैव कंटिन्यूड विद दी पीएमपी 6 मॉड्यूल 1। सर मॉड्यूल 1 में नहीं जाना था हानि भाई, मॉड्यूल 1 में नहीं जाना था अभी अभी हम उससे पिछली चीज पढ़ रहे हैं। तो मेरी वीडियो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरी वीडियोस हैं उसके ऊपर रहें, या फिर आप पीएमबीओ के पहले 3 चैप्टर हैं, या आप 6th एडिशन के 3 चैप्टर हैं, या 7th एडिशन के 2 चैप्टर हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं आप और मेरे लेक्चर सुन लीजिए। तो 1 पे भी नहीं जाना, इसलिए आप आगे अभी ना जाएं तो बेहतर है। फिर जनाब हानि ने कहा है कि इंशाल्लाह आई विल चेंज माय हेडसेट्स। ओके फाइन, वो तो इंशाल्लाह आप कर लीजिए। और सफर कह रहे हैं कि आई विल अटेम्प्ट दी प्री असेसमेंट, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं, हानि कह रहे हैं जी पीएम बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट 3 वीडियोस, हाँ 2 से 3 बनती हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 ढाई तक चला जाता है वो। ओके, सफर कह रहे हैं ड्यू टू माय टफ स्केड्यूल आई डिडंट वॉच द वीडियोस। कोई बात नहीं, वैसे आप अगर आपकी एक्सेस है इंटरनेट को तो आप अपने मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं हेडफोन लगा के। अगर आप कोई मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ सुपरविजन का काम कर रहे हैं कोई ऐसा, तो आप साथ साथ सुन भी सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बट एनीवेज टेक योर टाइम, मगर ये आपने देखना है। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ। जो क्वेश्चन आपने कैनबैन के हवाले से किया था, अभी इस वक्त तो उसका जवाब नहीं बनता, लेकिन मैं जनरली आपको बता देता हूं कि जब हम एजाइल में जाते हैं, एजाइल एक तरीका है और लीन एक तरीका है, दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। लीन वाला जो तरीका है उसके अंदर कैनबैन बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और कैनबैन बोर्ड के अंदर आप यूं समझिए कि जैसे आपने वो ग्रोसरी लिस्ट आप बनाते हैं, ग्रोसरी लिस्ट में आप कहते हैं जी ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी टू डू लिस्ट होती है। जो जो काम आपने करने होते हैं वो आप इस लिस्ट में लिख लेते हैं। जी हानि ने हाथ खड़ा किया था, क्या कहना चाह रहे हैं जी हानि, लिखिएगा जी, क्या होगी जी मिस्टेक। जी हानि, विच मिस्टेक आर यू टॉकिंग अबाउट? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, खैर एनीवेज आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने ये कहा कि कैनबैन बोर्ड जो होता है वो लीन की प्रोग्रेस देखने के लिए होता है, और ये बड़ा मजेदार बोर्ड है। ये बिल्कुल जैसे टू डू लिस्ट होती है उस तरह की चीज है। इसमें पहला कॉलम होता है, उसमें आप सारे काम लिख देते हैं कि ये काम मैंने करने हैं। दूसरा जो कॉलम है उसके सामने, उसमें जो काम आप शुरू करते हैं, ऑन विच यू आर परफॉर्मिंग, उन कामों को आप टू डू लिस्ट में से निकाल कर और टू डूइंग वाली लिस्ट में ले आते हैं। डूइंग का मतलब ये होता है कि ये काम इस वक्त मैं कर रहा हूं, और जब कोई काम हो जाता है तो उससे अगला कॉलम होता है, उसको कहते हैं डन का कॉलम, कि जो काम हो गया उसको उधर डाल दिया जाता है। इस तरह टू डू में से काम आते जाते हैं, डूइंग में आप परफॉर्म करते जाते हैं, और डन के अंदर जो काम कंप्लीट होते जाते हैं। तो जब प्रोजेक्ट चलता जाता है, जब सारे काम डन हो जाते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर यह चीज देखनी जरूरी है कि कैनबैन बोर्ड इतना सादा नहीं होता। जब मैं कितना काम एक वक्त में उठा सकता हूं, कि 10 काम मेरी टू डू लिस्ट में थे, क्या मैं 10 के 10 काम शुरू कर दूं? लाजमी बात है कि 10 के 10 काम शुरू नहीं किए जा सकते और करने भी नहीं चाहिए,
और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्लटर हो जाएगा आपका डूइंग वाला कॉलम, और एक वक्त में उन सब कामों के ऊपर टेंशन देना आपके लिए मुश्किल होगा, कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि उतना काम पिक किया जाए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। तो टीम ये फैसला करती है कि हम कितना काम हैंडल एक वक्त में करने की सलाहियत रखते हैं। जस्टिफाइबल होना चाहिए से कि 1, 2 या 3 काम आपने कहा कि हम टीम की एज अ टीम हैंडल कर लेंगे, तो वो 3 काम उठाएं 10 में से और बाकी 7 को टच ना करें। यहां पे आप क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की, कि हमने 3 से ज्यादा काम कभी नहीं करने एक वक्त में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 काम आप कर रहे हैं, जब इनमें से कोई एक भी कंप्लीट हो जाएगा, डन की तरफ चला जाएगा, तो आपको इजाजत है कि आप डूइंग से एक और काम उठा लें। इस तरह कंट्रोल में रहता है। इसके लिए लोग एक और काम भी करते हैं कि टू डू और डूइंग के दरमियान एक और कॉलम बना लेते हैं, उसको वेट का कॉलम कहते हैं, कि जो काम अगला करने वाला है, मतलब जो टू डू में से नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो आके वेट क्यू बना के खड़ा हो जाता है वेटिंग लिस्ट के अंदर। इसका मतलब है कि जब कोई भी काम डूइंग में खत्म हुआ तो ये वाला काम जो वेट लिस्ट पे पड़ा हुआ है इसको पिक किया जाएगा। इसी तरीके के साथ डन करने से पहले भी हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, उसको हम नॉर्मली टेस्ट का कॉलम कहते हैं। वो जो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या जो आपका डेफिनेशन ऑफ डन वगैरह होता है वो वहां पर होता है, उसको वहां टेस्ट किया जाता है, और जब वो टेस्ट हो जाता है तब उसको डन डन में लेके जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैंने 3 कॉलम से बात शुरू की थी कैनबन बोर्ड में, टू डू, डूइंग एंड डन, और फिर मैंने इसके अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक मैंने कुछ कॉलम ऐड किए। एक वेट का कॉलम मैंने ऐड किया टू डू और डूइंग के दरमियान, और एक मैंने कॉलम ऐड किया टेस्ट का बिटवीन डूइंग एंड डन के दरमियान। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि बस यही 3 या यही 5 कॉलम होंगे, ये आपकी जरूरत के मुताबिक बहुत से डिफरेंट लोगों ने इस कैनवैन बोर्ड की मुख्तलिफ शक्लें डिजाइन की हुई हैं, और बेसिक फिलॉसफी इसमें यही है कि लिमिट दी वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि लीन का ये असूल है कि वेस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कोई काम ऐसा ना हो जो वेस्ट में जाए, ठीक है, ना पैसा ना एफर्ट, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज वेस्ट में जा रही है उसके ऊपर हमारा सरमाया तो लग रहा है। तो इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस भी लीन तरीके के साथ कर रहे हैं कि हम उतना ही काम उठाना चाहते हैं जितना हम कर सकते हैं। सो उस फिलॉसफी को हमने यहां कैसे ट्रांसलेट किया कि लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। लिमिट हमने क्या लगा दी, अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए हमने कहा, फर्ज कर लिया कि 3 कामों की लिमिट लगा ली, तो अब 3 से ज्यादा काम कभी भी डूइंग में नहीं होंगे। ये है जी कैनबैन की डिस्क्रिप्शन। और भी है, स्क्रम बोर्ड भी होता है, जो एजाइल का बोर्ड होता है, उसके बारे में भी बात हो सकती है। वैसे मेरा ख्याल है बात तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन दिस वाज नॉट इन स्कोप फॉर टुडेज लेक्चर। आज के सेशन में हमने इसको डिस्कस नहीं करना था। जी हानि, कुछ बात समझ आई आपको? हम्म। ओके जी, टकमैन मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं हानि, कोई मुझे बताएगा ये टकमैन मॉडल क्या होता है? सुना हुआ है हुमैरा, आपने कभी सुना? नो सर, नो सर सर, मैंने सुना कभी था, वो जो ओके, प्री असेसमेंट क्विज था उसमें एक क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा, पता नहीं है क्या होता है। लेकिन ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जितने भी टूल्स हैं और जितनी भी ये फिलोसफीज और थ्योरीज हैं, दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप उसको समझ आ जाए कि कहाँ इस्तेमाल करना है। जब भी कोई टीम काम करेगी प्रोजेक्ट्स में, हम अमूमन नई टीमों को जन्म देते हैं।
आप जब एक नई टीम काम करती है, अब जरूरी नहीं है कि सारी टीम ही नई हो, नए लोग हायर किए गए हो सकता है कि ये लोग पहले से ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हो, कोई किसी डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट से आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट की ये खासियत होती है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस के माहिर होते हैं। और अगर आप एजाइल और लीन की बात करें तो वो ना सिर्फ स्पेशलिस्ट होते हैं बल्कि वो जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। असल में दो किस्म के लोग होते हैं ना, एक जर्नलिस्ट होते हैं और एक स्पेशलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट वो जो किसी एक काम का माहिर है, सॉरी, स्पेशलिस्ट वो जो किसी एक काम का माहिर है, जर्नलिस्ट वो जो सब कामों को कुछ कुछ जानता है लेकिन माहिर किसी का नहीं है। हम ये कहते हैं एजाइल में कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, किसी एक काम का माहिर हो मगर बाकी जो काम होने हैं उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग रखता हो। इसको कहते हैं जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है जी। खैर, तो अगर आप एजाइल की बात करें तो हमें जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, लीन में भी तकरीबन यही माहौल है। और अगर आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वाटरफॉल में रहते हुए भी अगर टीम बनाते हैं तो वहां पर भी टीम तो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है जब भी कभी कोई टीम बनती है तो टकमैन ये कहता है कि टीम गोज थ्रू 5 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द टीम फॉर्मिंग। टीम को जब बनाया जाता है, जब बनाया जाता है तो सब लोग हो सकता है अब एक दूसरे को अच्छी तरह से ना जानते हो, तो एक तरह से अजनबियत का माहौल होता है। और उस वक्त हम बड़े एहतराम से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कहाँ से आए हैं, दैट काइंड ऑफ डिस्कशन। उस वक्त कोई इख्तलाफ नहीं होता, उस वक्त सिर्फ हम सरप्राइज से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे अगला फेज आता है स्टॉर्मिंग का। स्टॉर्मिंग का मतलब है कि वी रब आवर शोल्डर्स विद ईच अदर। हम थोड़ा कंफ्लिक्ट के मोड में आ जाते हैं कि यार ये ज्यादा जानता है मेरे से, मुझे ये काम करना इससे ज्यादा बेहतर आता है। तो ये झगड़ा कि कौन किस काम का माहिर है, कौन क्या जानता है, किस पे किस बात के लिए ट्रस्ट किया जा सकता है। तो शुरू में सब अपने अपने मोहल्ले में माहिर होते हैं, लेकिन जब वो आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को समझ जाते हैं कि यार ये बंदा तो इस काम में मेरे से बेहतर है, तो फिर वो उस लुक अप टू दैट पर्सन करना शुरू कर देता है आइंदा के लिए। ये जो दौर है जिसमें ये आपस में कंफ्लिक्ट राइज होते हैं, आवाजें ऊंची होती हैं, झगड़े भी होते हैं, शोल्डर रब होते हैं वगैरह वगैरह, इसको हम स्टॉर्मिंग का स्टेज कहते हैं। जब टीम स्टॉर्म कर लेती है तो फिर वो कूल डाउन हो जाती है, इसको कहते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मलाइज हो जाती है टीम, मतलब उनको अपनी अपनी जगह नजर आ जाती है, उनको समझ आ जाती है कि कौन किस काबिल है और हमने एज अ टीम कैसे काम करना है, कौन से काम का कौन माहिर है, किस बात के लिए किससे मशवरा लेना है वगैरह वगैरह। ये हो गया नॉर्मलाइज। ये जो 3 स्टेजेस मैंने आपको अभी बताई, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग, इन तीनों से गुजर चुका होना आपकी टीम के लिए जरूरी है ताकि now you can enter the next stage and that is performing. Why I'm saying that, एक बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं और वो ये है कि टीम को उसी वक्त मोबिलाइज किया जाता है कब जब काम शुरू होना हो। इसका मतलब है ये टीम अगर नई है तो इनको फॉर्म, स्टॉर्म और नॉर्म का टाइम नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो परफॉर्मेंस टाइम होगा तो वहां पे ये आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे और इधर उधर की कार्रवाई चल रही होगी, काम सफर करेगा। इसलिए जिस तारीख को काम शुरू करना है उससे पेशतर ये तीनों स्टेजेस गुजर चुकी होनी चाहिए। भले उनको डमी काम दे के आप रखें किसी टीम को इकट्ठा, वो डमी काम के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस वगैरह सेटल डाउन करें, तो उनका फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग हो चुकी है और अब वो परफॉर्मिंग के मोड में हूं, राइट, ताकि कोई वक्त जाया ना हो, कोई और चीज ना जाया हो और एग्जैक्टली काम हो। परफॉर्मिंग फेज उस वक्त तक चलती है जब तक काम खत्म ना हो जाए, और जब काम खत्म हो जाता है और इस टीम की मजीद इकट्ठा रहने की जरूरत खत्म हो जाती है तो हम इसको एडजॉर्न कर देते हैं। एडजॉर्न का मतलब है ब्रेक कर देते हैं टीम को, ताकि ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स में या जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं। ये जो एडजॉर्निंग वाला फेज है
इसको अमूमन जो आजकल मोर्निंग भी कहा जाता है, मतलब सोग सोग मनाना। टीम टूट रही है ना, तो वो एक तरह का सोग होता है कि यार हम बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, जा रहे हैं वगैरह वगैरह, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर जो एक्चुअल वर्ड टकमैन ने इस्तेमाल किया है वो है एडजॉर्निंग, मतलब टीम को डिस्पर्स कर देना। तो ये वो 5 फेजेस हैं जो टकमैन मॉडल के अंदर आती हैं। बात समझ आ गई जी आप लोगों को? जी सर। वंडरफुल। कौन बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया? हुमैरा चली गई है गैलिबन। नहीं, हुमैरा है सर। नजर आ रही है आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रही। जी जी मौजूद है सर। हुमैरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, कोई नहीं मौजूद, आपको ऐसी नजर आ रही है। अच्छा, मेरे डिस्प्ले में तो है सर। अच्छा अच्छा, नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा जी, जी जनाब, हानि सर और कौन सफर, इज इट ओके? हाँ मेरा डिस्प्ले। सफर बताइए, बात समझ आई आपको टकमैन वाली? हानि आपको समझ आई? चैट में लिख दीजिए। देखा, हमारा अब वापस आ गई अभी। जी, हानि आपको समझ आ गई, और सफर आपको समझ आई है बात? हुमैरा, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, बात समझ आई कुछ किसी हद तक आपको? जी हुमैरा। जी सर, मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन सुनी है, समझ आ गई है। समझ आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। सफर की तरफ से जवाब आया जी, अंडरस्टूड, वंडरफुल जी। इफ यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? और कोई बात? सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, अगर वो पता नहीं अब कैसे आपको लगेगा, लेकिन मुझे ना अगर आप शुरू से सर जरा समझा दें कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के फेज से, सर मुझे अगर वो मोटे तौर पे ना स्टेप समझा दें कि प्रोजेक्ट का वजूद कैसे आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जहाँ से शुरू होती है वहां तक सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा है कि मैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल टॉक सर अबाउट द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके हम आमतौर पे आदी होते हैं। बिल्कुल मैं सर। एजाइल की भी बात नहीं कर रहा। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता क्या है, ये आप सब गौर से सुनिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, जब प्रोजेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं वहां मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली लानी हो, और आपको इस बात को तो पता ही है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जानते हैं ना, ये कोटेशन आपने सुनी होगी अक्सर, जी हाँ। चेंज इज द ओनली जी हाँ। कांस्टेंट। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के निजाम निजाम के अंदर अक्सर तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ, रेगुलेशंस के साथ। तो मुख्तलिफ जराए हैं जिनसे तब्दीली लाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े वेल डिजाइंड, और एसओपीज आर डेवलप्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और सारा जो ऑपरेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके एसओपीज के मुताबिक ही चलना चाहिए। और वो मतलब गैर कानूनी होगा अगर कोई बंदा एसओपीज के मुताबिक ना चल रहा हो। लेकिन जब कोई तब्दीली महसूस होती है, तो जो तरीकाकार प्रोसीजर्स आपने बना रखे होते हैं, तो मुमकिन है दे नो मोर रिमेन वैलिड विद द न्यू चेंज। जो नई चेंज आ रही है उसके लिए कोई एसओपी मौजूद नहीं है, और पुराना कोई तरीकाकार जो आप इस्तेमाल कर रहे थे वो शायद इनवैलिड करना पड़ेगा। अब ये एक तजर्बा है मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन कोई बंदा इस अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करे कि तब्दीली क्या है, कैसे लाई जाएगी, और लाई जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की एसओपीज में तब्दीली को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो लाजमी बात है, ये एक तजर्बा करने की बात है, ये एक एक्सपेरिमेंट है,
और हम इसके लिए करंटली ऑनगोइंग ऑपरेशन को बंद नहीं कर सकते. We keep doing the things we were doing earlier, but in the meanwhile, we develop a team who will actually address that change and experiment on that. And if they are successful, the output of that team will be taken over by operations, and SOBs will be accordingly rewritten and old procedure will be removed. ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाने का जरिया. और ये जरिया बनता कौन है? ऑपरेशन तो बन नहीं रहा. ऑपरेशन को तो मैंने कहा कि वो जैसे काम कर रहा था वो उस वक्त तक वैसे ही काम करता रहे जब तक तब्दीली इंडक्ट नहीं हो जाती. अब ये जो तब्दीली लाने के लिए जो मुझे करना पड़ रहा है, दरअसल इसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं. राइट. एक तो मैंने आपको प्रोजेक्ट की जरूरत का एहसास दिला दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट का क्या रोल है. ये अनहोनी को होनी बनाता है. मतलब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ. समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच इज अ चेंज. उस चेंज को रियलाइज करने के लिए आप प्रोजेक्ट्स को जन्म देते हैं. प्रोजेक्ट का एक मकसद होता है, वो उस मकसद को अचीव करने की कोशिश करता है. इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है. खैर, प्रोजेक्ट को भी बनाने से पहले ये जो चेंज को जब एवेलुएट किया जा रहा होता है तो नॉर्मली बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं कि अच्छा भाई बताओ चेंज की रिक्वायरमेंट क्या है. उस रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं, उसको समझते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसका बिजनेस केस बनाते हैं. ये इनमें से कोई काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं है. ये बिजनेस एनालिस्ट के काम है. और जब वो फिजिबिलिटी बिजनेस केस वगैरह बना लेता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे अप्रूव कर देती है कि हाँ यार ये काम कर ऐसे किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास फंडिंग भी है, हम कर भी सकते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट टेक्स बर्थ. एट दैट टाइम somebody apart from the business analyst, some operational या जो भी कोई सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं उनमें से किसी को उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाता है या डायरेक्टर बना दिया जाता है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज द स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सारे फैसले उसी ने करने हैं और उसी ने हुक्म देना है प्रोजेक्ट मैनेजर को वगैरह वगैरह. और लाजमी बात है इसके पास बिजनेस केस भी है, फिजिबिलिटी भी है, रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जिस हालत में भी हैं वो सब कुछ इसके पास मौजूद है. इसकी रोशनी में उसने अपनी टीम को अनाउंस करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाना है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर कम्स ऑन बोर्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड ही is given the project charter at that point in time. ठीक है जी. इनिशिएशन हो गई प्रोजेक्ट की. जो ही प्रोजेक्ट की इनिशिएशन होती है तो पहला काम है कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर को चार्टर देता है, हुक्मनामा देता है कि भाई ये है तुम्हारा काम और ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो जो कुछ भी बिजनेस केसेस में था इसमें उसका खुलासा होता है. इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उस वक्त तो अकेला होता है. वो अपनी छोटी मोटी टीम मोबिलाइज कर लेता है, एक दो बंदे और रख लेता है और फिर वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है. ये भी इनिशिएशन में हो रहा होता है, प्रोजेक्ट की इनिशिएशन में. और वहां पे वो समझता है रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर कौन कौन है, उनकी जरूरत क्या है वगैरह वगैरह. जी जफर साहब. सर अगर जनरल तौर पे ना अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट चार्टर को आप टच कर लें जी कि जी उसमें यहाँ तक तो मुझे समझ है कि सर उसमें बिजनेस के जो केस है, फिजिबिलिटी है, वो चीज़ें मौजूद हैं. जी जी लेकिन मैंने वो लेक्चर में सुना था कि उसमें स्टेक होल्डर की भी मोटे तौर पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और बहुत ब्रीफ स्कोप स्टेटमेंट भी मोटे तौर पे होती है. सर, बहुत ये ब्रीफ. सर अगर आप बता. प्रोजेक्ट अच्छा, चार्टर बहुत इज ब्रीफ. सपोज टू बी अ वेरी ब्रीफ डॉक्यूमेंट. 1 से 1.5 सफ़े का होता है. मकसद इसका है हुक्मनामा कि मिस्टर फलाना यू हैव बीन असाइंड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू डू दिस दिस दिस. अ वेरी ब्रीफ, जिसे कहते हैं ना ब्रीफ स्टेटमेंट.
लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर डिटेल्स वो बिजनेस केस वगैरह अटैच्ड होते हैं साथ। आप उस बिजनेस केस को रेफर कर सकते हैं, फिजिबिलिटी को रेफर कर सकते हैं। और अच्छा, स्टेक होल्डर जब आपको चार्टर दे रहा है तो उसमें वो अपनी समझ और उस वक्त तक की नॉलेज के मुताबिक वो जिन स्टेक होल्डर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस समझता है चाहे तो उनका नाम दे दे, लेकिन इनको एक्सप्लोर करना और स्टेक होल्डर लिस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना, बनाना, मजीद स्टेक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस करना, दिस विल बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। जो स्टेक होल्डर्स वहां चार्टर में मेंशन किए जा रहे हैं वो सतही किस्म के, मोटे किस्म के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का काम नहीं है कि स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करे, आइडेंटिफाई करे और एनालाइज करे। हाँ, अगर उसने कोई स्टेक होल्डर्स बता दिए हैं तो उसकी मेहरबानी, ये उसका काम नहीं था। सिमिलरली इस प्रोजेक्ट में अगर कोई लिमिटेशंस हैं, अगर इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, या इस तरह की कोई भी बंदिश है, वो भी चार्टर में ब्रीफली बयान किया जा सकता है, राइट। तो बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट हुक्मनामा, उसमें उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ, रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर के बारे में थोड़ी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट है ये। जब प्रोजेक्ट मैनेजर को ये हैंडओवर हो जाती है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इसे समझने की कोशिश करता है और इसमें वैल्यू ऐड करता है। As far as the initiation is concerned, he is only concerned about कि स्टेक होल्डर्स को एनालाइज कर लिया जाए, बाकी काम प्लानिंग का है। प्लानिंग में फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर बैठता है और फिर इसकी बाल की खाल निकालता है, फिर इसके जनाब रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर तरीके से उनको छांटता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है मजीद, फिर उनको उनके उन रिक्वायरमेंट्स में से प्रोडक्ट का स्कोप निकालता है, प्रोजेक्ट का स्कोप निकालता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो एक अलग कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो चार्टर की जहां तक बात थी, वो जैसे मैंने आपको बताया वो एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट है, और उसकी मैंने शायद वहां पे आपको, आई डोंट नो मैंने उसमें शो की है कि नहीं की है, चार्टर का एक क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, वो भी एक स्लाइड है। अगर वो इसमें थी या नहीं थी तो आप उसको किताब से भी देख सकते हैं, 6th एडिशन से। जी जनाब। ठीक है सर, मुझे क्लियर है। ओके जी, हुमैरा आपकी तरफ से कोई पॉइंट? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उस स्लाइड में ना कुछ एग्जांपल्स थी कि प्रोजेक्ट ये है न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि एक अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है। मैं एक बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूं। जी। प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके खत्म होने पे आपने कुछ डिलीवरेबल देना है, कोई प्रोडक्ट होगा उसके एंड के ऊपर। ये जो प्रोडक्ट इस प्रोजेक्ट के एंड पे निकलेगा, ये क्यों बनाया गया है? मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि ये एक स्कूल है जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है। वाई दिस स्कूल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर का सवाल है या नहीं है? क्या कहती हैं आप? सर है सवाल। ओके, वो क्यों सवाल है? क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रहा है, तो जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बन रही है, वो उस पर्पस को पूरा करने के काबिल तो हो। अगर ये स्कूल जो है इसने अगले 10 साल चलना है, तो मैं इतनी मजबूत बिल्डिंग तो बनाऊं जो 10 साल तो चल सके, वो फैसिलिटीज तो दूं कि जितने स्टूडेंट्स इसमें आने हैं वो इसमें आ सकें। तो मेरी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल तब होगी जब ये काबिले इस्तेमाल होगी। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से स्कूल कंस्ट्रक्ट करके दे दूं तो वो काफी नहीं है। मुझे उनको डिस्कस भी करना पड़ेगा कस्टमर के साथ, और कस्टमर की एक्सेप्टेंस भी होगी, तब वो प्रोडक्ट मेरा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जहां तक प्रोजेक्ट का ताल्लुक था, तो वो सिर्फ
उस प्रोडक्ट की डिलीवरी या जिसको मैं कहता हूं आउटपुट या ज्यादा से ज्यादा आउटकम तक जाता है। आउटपुट है स्कूल बना दिया, आउटकम है कि ये स्कूल फंक्शनल भी है, मतलब वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा उसको, मे बी आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट मुझे उसको कोई मेंटेनेंस करके देनी होगी या उसको कोई ट्रेनिंग देनी होगी या किसी तरह से उसे मैं ये साबित करूंगा कि ये फंक्शनल भी है, ये सारे फंक्शंस काम करते हैं, आप देख लें। ठीक है जी। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि ये अगले 10 साल तक ये स्कूल गिरेगा नहीं, हमने इतना मजबूत बनाया है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन 10 सालों में मैंने तो हैंडओवर कर दिया ना प्रोजेक्ट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने ऑपरेशंस को या जिसको भी ये हैंडओवर कर दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट से के साथ जो सलूक, इस स्कूल के साथ जो सलूक होना है वो तो इन लोगों ने करना है। तो इसका मतलब ये है कि उस स्कूल से होने वाले बेनिफिट्स ये कौन रीप करेगा? वो ऑपरेशंस वाले करेंगे। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आउटपुट भी दे दिया स्कूल, आउटकम भी दे दिया कि वो बिल्कुल फंक्शनल है, और उनकी अगर कोई बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जी हमें चला के भी दिखाओ और फलानी चीज करके दिखाओ, टर्न की सोल्यूशन है, फलाना फलाना है, वो भी करके दिखा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। अब जो इसकी बेनिफिट रियलाइजेशन है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, या जिसको मैं हैंडओवर करके जा रहा हूं उसकी जिम्मेदारी है, या जिसने इस प्रोजेक्ट को करने का हुक्म दिया उसकी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल के साथ सलूक क्या होना है, इसके अंदर बच्चे पढ़ेंगे या भैंसें बांधी जाएंगी। ठीक है जी। आप मुझे बताएं, मैंने एक फर्स्ट क्लास स्कूल आपको बना के दे दिया, आपने कहा था स्कूल बना दे, मैंने बना दिया, और 5 साल बाद आप मेरे पास आ जाए, यार तुमने कैसा स्कूल बनाया था, वो तो चलता ही नहीं है, मेरा क्या कसूर है भाई? मैं जाके देखता हूं वहां भैंसें बंधी हुई हैं, भाई क्यों नहीं चलता है? आपने चलाया नहीं इसको, इसलिए नहीं चलता है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खैर, मैं इतनी लंबी कहानी इसलिए आपको बताई कि प्रोजेक्ट जो होता है वो ऑल्दो बेनिफिट्स को जेहन में रख के तो डिजाइन होता है, लेकिन उन बेनिफिट्स की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर पे नहीं आती, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट जिसको मैंने कहा शॉर्ट टर्म गेन्स या आउटकम्स, उस हद तक प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार है, और सबसे ज्यादा मैं डिलीवरेबल का जिम्मेदार हूं, प्रोडक्ट का जिम्मेदार हूं। तो आउटपुट में का जिम्मेदार हूं और आउटकम का किसी हद तक जिम्मेदार हूं, लेकिन बेनिफिट का मैं जिम्मेदार नहीं। ऑन दी अदर हैंड, जो प्रोग्राम होता है वो प्रोडक्ट का जिम्मेदार नहीं होता, वो डायरेक्टली बेनिफिट का जिम्मेदार होता है। प्रोग्राम इज अ मच बिगर कॉन्सेप्ट। नॉर्मली देयर विल बी मोर देन वन प्रोजेक्ट्स इन अ प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स द सेम बिग ऑब्जेक्टिव। उस बेनिफिट होगा जिसको रियलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम को जन्म दिया गया होगा, और फिर वो प्रोग्राम मैनेजर सोचेगा कि इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाता है कि जनाब ये एक तहसील है, और इस तहसील में एजुकेशन का जो लिटरेसी लेवल है वो इस वक्त 10 में से 4 है। ठीक है, 10 के स्केल पे देखा जाए तो ये 4 लेवल पे है। आपको 5 साल का प्रोग्राम सौंपा जाता है कि आप इसको 8 पे ले आए। आपको किसी ने नहीं कहा स्कूल बनाओ, आपको किसी ने नहीं कहा यूनिवर्सिटी बनाओ, वो कहता है जो मर्जी करो, 5 साल में कुछ करो, इस 4 से इसको, इस लिटरेसी लेवल को उठा के 8 पे लाओ और इसका प्लान मुझे पेश करो। अब उसके लिए आपको शायद 2 स्कूल बनाने पड़ेंगे, एक लड़कों का एक लड़कियों का, एक आध कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई तालीम बालगा के सेंटर होंगे, कोई और अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी, कोई रेडियो टीवी के ऊपर ऐड होंगे। वट एवर इज टू बी डन, दैट वुड बी a project within this program, and every project will have a product or output coming out of it. जो स्कूल वाला प्रोजेक्ट है वो स्कूल बनाएगा, जो यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी बनाएगा, बट कोलेक्टिवली दे विल ऑल यील्ड सर्टेन बेनिफिट्स विच विल बी कोलैबोरेटेड, जिनको जोड़ा जाएगा तो वो ओवरऑल जो
बेनिफिट इसको टारगेट के तौर पे दिया गया था वो अचीव होगा। ये है जी प्रोग्राम की डेफिनेशन। इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एक ही पर्पस के लिए, एक बड़े मकसद, एक बड़े बेनिफिट को रियलाइज करने के लिए यहां पे किए जाते। बात समझ आ गई होगी? जी ठीक है सर, क्लियर है। राइट जी। एनीवन एल्स? सफर और हानि, आपके कोई पॉइंट्स हो आखिर में? लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जफर, आपकी तरफ से कोई? सर अगर थोड़ा सा बता दें, मैंने आपके लेक्चर से सुना था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जी वो जब काम कर रहा होगा तो वो आउटकम एंड आउटपुट डिलीवर कर रहा होगा सर, बिल्कुल, मैंने यही कहा। जबकि प्रोग्राम मैनेजर करेगा तो वो बेनिफिट वो एंड बेनिफिट वैल्यू करेगा क्रिएट। ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर के नीचे कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होंगे और वो डिलीवरेबल आउटपुट आउटकम के वो जिम्मेदार होंगे, राइट? लेकिन ठीक है। उससे बेनिफिट जो निकल रहा है उसको रियलाइज करना प्रोग्राम मैनेजर का काम है। मिसाल के तौर पे अगर ये स्कूल बनाने वाला प्रोजेक्ट होता इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब एक प्रोजेक्ट होता स्कूल बनाओ, तो स्कूल बना के प्रोग्राम को दे दिया जाता, प्रोग्राम उस स्कूल को चलाता, रन करता, जब तक के उससे वो बेनिफिट यील्ड ना हो जाता। और इसी तरह यूनिवर्सिटी भी चलती, कोई और प्रोजेक्ट का भी रिजल्ट, वो सारे बेनिफिट्स को जोड़ता और अल्टीमेटली 5 साल के बाद वो दिखा देता कि जी मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। तो वो बेनिफिट्स के ऊपर फोकस्ड है ना। जो स्कूल है, जो ठीक है आई मीन प्रोग्राम मैनेजर है, वो बेनिफिट्स पे फोकस्ड है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आउटपुट और आउटकम पे फोकस्ड है। गॉट इट जी? जी बिल्कुल सर। ओके जी। सफर की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, हानि ने अभी जवाब नहीं दिया। हानि भाई कोई जवाब है क्वेश्चन? राइट। और मेरा ने भी क्वेश्चन कर लिया, जफर ने भी कर लिया। तो अगर यू फील इट इज ऑल राइट तो कंटिन्यू रीडिंग इट, आगे चलिए और ये पहला लेक्चर से दूसरे लेक्चर पे जाए और अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जब ये खत्म हो जाएगा ये पोर्शन सारा, तो मैं फिर आपको फंडामेंटल्स का एग्जाम दूंगा। जी जनाब। सो शुड वी कॉल इट अ डे देन? जी सर, मेरे ख्याल में। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और अगली दफा सफर और हानि दोनों अपने माइक्स ठीक करके आए, और वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।